Good morning, students. Welcome to class 11th Commerce. Our subject for the day is accountancy. तो आज हम accountancy subject को start करने जा रहे हैं. Okay. तो subject को start करने से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि accountancy होता क्या है. What do you mean by accountancy? और इस subject में हम पढ़ेंगे क्या क्या. As the name itself suggests कि accountancy means accounted. Means आप record करेंगे. क्या record करेंगे आप? आप business की transactions को record करेंगे. मीन्स अकाउंटेंसी का सीधा सीधा रिलेशनशिप बिजनेस के साथ होता है. यानी बिजनेस में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अकाउंटेंसी हमें हेल्प करती है उसे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने में. तो आज हम इसी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 1. तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द लर्निंग आउटकम्स. यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीख पाएंगे. तो आवर ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. हम अकाउंटिंग के मीनिंग को समझ पाएंगे. टू डिस्कस द फीचर ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग के फीचर को समझ पाएंगे और डिस्कस कर पाएंगे. थर्ड वन, टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उन्हें समझ पाएंगे. नंबर 4, टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आज. और लास्ट जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो होगा टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस है क्या. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ओके, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा पहला काम क्या होगा? आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सेकेंड वन, टू मेजरमेंट, यानी उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करना. किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी. थर्ड, रिकॉर्डिंग, उन ट्रांजैक्शंस को देन रिकॉर्ड कर लेना. कहां पर? अकाउंट्स की बुक में. एंड नेक्स्ट इज टू क्लासीफाई देम, क्लासीफाई कर लेना उनको. किसमें? ग्रुपिंग करके उनको लेजर्स बना लेना. और देन समराइजिंग इट, यानी उससे समरी तैयार कर लेना. समरी तैयार करने का, ये समराइजिंग करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स. जितने भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उन तक वो सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना. यानी अकाउंटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या बना? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को फर्स्टली आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर लेते हैं और समराइज करके इंटरप्रेट और कम्युनिकेट कर देते हैं. किसके सामने? डिफरेंट यूजर्स के सामने. दैट इज व्हाट इज अबाउट अकाउंटिंग. एक डेफिनेशन भी है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी है, वो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ये किसने डेफिनेशन दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. यानी वही बात की गई है कि एक ऐसी आर्ट जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं. किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और उन इवेंट्स को जो कि मनी के फॉर्म में मेजर हो सकते हैं, और फाइनली उन्हें इंटरप्रेट कर देते हैं और रिजल्ट जो होते हैं उसको कम्युनिकेट कर देते हैं डिफरेंट यूजर्स तक. तो ये डेफिनेशन किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ओके, तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने डिस्कस कर लिया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है. बिफोर स्टडिंग फर्दर, तो सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं अकाउंटिंग कहाँ से आई. बेसिकली हम किसे बोलते हैं उसका फादर ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पर एक मैथमेटिशियन थे, इटालियन मैथमेटिशियन लुका पैसियोली, जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. क्यों बोलते हैं उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग? एज ही पब्लिश द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बुक पब्लिश की थी डबल एंट्री बुक कीपिंग पर, जो उन्होंने कब पब्लिश की? 1494 में. मीन्स उन्होंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग को. बीइंग अ मैथमेटिशियन, उन्होंने मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी अकाउंटिंग की एक बुक को पब्लिश किया. दैट इज व्हाई ही रेफर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो
on the basis of the meaning of accounting and definition of accounting, we could easily understand the features, attributes, or we can say the characteristics of accounting as well. हम वहीं से समझ सकते हैं. तो उसी बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ फीचर्स या एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. यानी अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, ये एक फीचर भी बोल सकते हैं, उसका एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक भी है. क्या है वो, कि हम अकाउंटिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं. क्योंकि बिजनेस में बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, बट बिजनेस में हर ट्रांजेक्शंस या इवेंट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. तो हमारा पहला स्टेप या फीचर क्या हुआ कि हम उन सभी इवेंट्स में से या उन सभी ट्रांजैक्शंस में से उन ट्रांजैक्शंस को पिक कर लें या आइडेंटिफाई कर लें जो फाइनेंशियल नेचर की हैं. जैसे मैं आपके सामने दो एग्जांपल बता रहा हूं वाले. मान लीजिए एक एग्जांपल है, अ मैनेजर हैज टू मीट हिज सुपीरियर, अ जनरल मैनेजर. मान लीजिए उसको एक मैनेजर को अपने जनरल मैनेजर से मीटिंग करनी है, तो ये भी एक इवेंट हुआ, ये भी एक ट्रांजैक्शंस है. तो हमें ये चेक करना है अकाउंटिंग में वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट. क्या इसका फाइनेंशियल नेचर है या नहीं है. तो इससे क्लियर कट हमें पता लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है. वेयर एज एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं. मान लीजिए बिजनेस ने परचेज कर लिया फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000. Here itself it is clear कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया है which involves a cash movement. हमने कैश में गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपीज के, उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. एक बात का ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में होगी तो ही वो फाइनेंशियल होगी. यदि उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है तो उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेंगे. इट कुड बी लाइक दैट कि हमने फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट एज वेल, कि फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो फर्स्ट फीचर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी सभी इवेंट्स में से या सभी ट्रांजैक्शंस में से हमें उन ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को पिक करना होता है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है. ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिजनेस परचेज्ड 3 रेफ्रिजरेटर फॉर 20,000 ईच. 20,000 रुपए के उन्होंने 3 रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिए. इट इन्वॉल्व्स 60,000 रुपीज. यहां पर भी 60,000 इन्वॉल्व है. तो ये भी किस तरह की ट्रांजैक्शन हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इज इट क्लियर. सेकेंड फीचर पे चलते हैं हम. सेकेंड फीचर इज मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. यानी आपके सामने दूसरा जो फीचर होगा वो ये है कि हमने अब जो भी ट्रांजैक्शन थी जिसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये फाइनेंशियल नेचर की है, सेकेंड फीचर इज टू मेजर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम्पल में कि वी हैव परचेज्ड 3 units of refrigerator. Suppose 3 units of refrigerator, each of ₹30,000. हमने 30,000 रुपए के 3 रेफ्रिजरेटर परचेज किए. तो क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. 30,000 into 3 is 90,000. तो हमने इजिली मेजर कर लिया. ठीक है ना. इसका मतलब सेकेंड फीचर क्या हो गया कि उन ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं. यानी आपने पहला आइडेंटिफिकेशन भी किया इसी के अंदर और उसका मेजरमेंट भी कर लिया. थर्ड स्टेप और थर्ड फीचर ऑफ अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग. यानी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं, रिकॉर्डिंग भी इसका एक पार्ट है. रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. क्या है ये आर्ट. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. यानी हम इसमें जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था या जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, अब उसे हम रिकॉर्ड करते हैं. और रिकॉर्ड करने के लिए हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम किस नाम से बुलाते हैं, जनरल, जिसको हम आगे फ्यूचर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो ध्यान रखना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नथिंग बट जनरल. ओके, नेक्स्ट फीचर और एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, यानी क्लासिफिकेशन. इसको हम क्लासिफाइंग भी बोलते हैं और क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं. यानी अकाउंटिंग इट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन एज वेल. जैसे ही हमने रिकॉर्ड कर लिया, इन द अदर नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू क्लासिफाई देम. Transactions recorded in journal are posted to the main book of account. जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, उसके बाद उसे हमें पोस्ट करना पड़ता है. कहाँ पर, मेन बुक ऑफ अकाउंट में. यानी पहले बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी जिसको हम जर्नल एंट्री बोल रहे थे या जर्नल बोल रहे थे, वहां से फिर हमें पोस्टिंग कहाँ करनी पड़ती है, मेन बुक ऑफ अकाउंट में, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, लेजर बोलते हैं उसे हम. क्या बोलते हैं उसे हम, लेजर. और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की. यानी सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक ही प्लेस पे जाके लिखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है या पोस्ट किया जाता है.
हमने इससे पहले क्या किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, यानी सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे जाके प्लेस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। मान लीजिए एक पर्सन का नाम है जतिन, और जतिन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक ही जगह जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइंग। ये भी किसका पार्ट हुआ, अकाउंटिंग का। और नेक्स्ट फीचर इज समराइजिंग। नेक्स्ट फीचर क्या है, समराइजिंग। ओके, तो हम समराइजिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया था उसको प्रेजेंट कर दिया था, अब उसे सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं। किसके सामने, डिफरेंट यूजर्स के सामने। और ऐसा करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स की हेल्प लेते हैं। वो स्टेटमेंट क्या क्या हो सकती हैं, वो स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया था उसे एक अच्छे से मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में डिफरेंट यूजर्स के सामने रखते हैं, समराइज करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज समराइजिंग। यानी क्या करते हैं इस पूरे स्टेप में, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और इस तीनों प्रोसेस के थ्रू डाटा समराइज हो जाता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिस्टमैटिक मैनर में आ जाता है, जिसे इजीली कोई भी समझ सकेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस फीचर में क्या होता है, इट हेल्प्स द यूजर्स टू मेक मीनिंगफुल जजमेंट about the profitability and liquidity and solvency of the business। यानी अब जो यूजर्स को हमने स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी उससे वो आसानी से समझ सकता है, उसे इस तरीके से एनालिसिस करनी है जिससे कि वो मीनिंगफुल डिसीजन ले पाए। किसके बारे में, कि हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, क्या बिजनेस प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, लिक्विडिटी कैसी है हमारी बिजनेस की, और हम सॉल्वेंट है कि नहीं है, हमारा बिजनेस सॉल्वेंट पोजीशन में है कि नहीं है। ये सभी डिसीजन लेने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है हमारी। तो ये भी एक इसका फीचर हो गया। और लास्ट फीचर है हमारा कम्युनिकेटिंग। It involves communicating financial data to different users of accounting, which enables them to take appropriate decisions at the right time। यानी इसका लास्ट स्टेप और लास्ट फीचर क्या हुआ कि हम इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डाटा को, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उस डाटा को डिफरेंट यूजर्स तक पहुंचाते हैं, जिससे वो समय आने पर एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए जो उनके फेवर में हो, जो उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिलवा पाए। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं बेसिकली। तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अकाउंटिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस के सभी रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करें, जिससे कि कभी भी कोई इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी हो तो वो हम इजीली एक्सेस कर पाएं। जैसे आप देखते हैं कि घर पे कई बार आप अपनी चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने सामान को, अपनी आइटम्स को प्लेस करके रखते हैं। वो इस तरीके से प्लेस करते हैं कि whenever you want to access something, वो इजीली आप उसको ले पाए, वहाँ से एक्सेस कर पाए। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन अकाउंटिंग एज वेल। यही हम करेंगे यहाँ पर भी। तो अकाउंटिंग के थ्रू भी हम रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिससे कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है वो इजीली हो जाए। यानी यहाँ पर मेमोरी जो लॉस होता है वो उससे हम उस वाली डिसएडवांटेज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम सेकंड ऑब्जेक्टिव के थ्रू अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को बड़े ध्यान से स्टडी करते हैं कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू डिटरमाइन और टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कमाना बेसिकली। और अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है बिजनेस के उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। और हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, क्या बिजनेस की पोजीशन फेवरेबल है, क्या बिजनेस साउंड है, क्या अच्छे ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं डाउनफॉल तो नहीं आ रहा, कहीं क्राइसिस में तो नहीं चल रहा। इसका पता भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू चल जाता है। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ये पता लगाना कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है।
ओके, हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो क्या है, अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स। जो हमने फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट किया था अकाउंटिंग के थ्रू, उन्हें डिफरेंट यूजर्स तक पहुंचाना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा बार बार, सर यूज करें डिफरेंट यूजर्स, तो यहाँ पे यूजर्स कौन है, ये यूजर्स कौन है जिनको वो इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डेटर्स, हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो सप्लायर है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी टैक्स अथॉरिटीज है, इवन मैनेजमेंट है और ऑनर है, ये सभी यूजर्स कहलाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन या हमारा अकाउंटिंग डाटा इनके किसी ना किसी डिसीजन में इनको हेल्प करने वाला है। तो हमें फोर्थ ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, इन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन जो इनके लिए यूजफुल है इन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वो कैसे करेंगे हम, अकाउंटिंग डाटा उन्हें प्रोवाइड करके, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी वो मैनेजमेंट को पास ऑन करके, जिससे कि उनको टाइम आने पर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो बिजनेस के रिगार्डिंग, वो इजीली वो इंप्लीमेंट कर पाए या डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कंपनी है या एक बिजनेस है, वो 4 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, 4 प्रोडक्ट्स बना रहा है, 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहा है। और अब उन्होंने अकाउंटिंग के थ्रू ये पता लगाया कि आउट ऑफ द 4, 3 आइटम्स में जिनमें वो डील कर रहे थे वहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, वेयर एज जो 4th आइटम थी या 4th ऑब्जेक्ट था या 4th प्रोडक्ट था उसमें वो फ्रीक्वेंटली लॉसेस कर रहे हैं, यानी बार बार उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट के आगे कि भैया किसी एक प्रोडक्ट को वो ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें इजिली पता लग गया कि जो 4th वाला प्रोडक्ट था वो फ्रीक्वेंट लॉस क्रिएट कर रहा है, तो क्यों ना यदि ड्रॉप करना ही पड़ रहा है किसी एक प्रोडक्ट को, तो क्यों ना हम उस 4th प्रोडक्ट को ही करें। तो इसका मतलब उन्हें डिसीजन लेने में बहुत आसानी मिली, किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेकंड वन टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, थर्ड वन टू ascertain the financial position of the business, fourth one to provide accounting information to different users, and last one helping the management in decision making by providing useful financial information so as to make them or enable them to take proper or appropriate decision at a right time. ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने टॉपिक्स या अभी तक जो बातें समझी हैं वही कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटिंग के फंक्शंस भी हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना। तो ये भी एक फंक्शन हुआ अकाउंटिंग का, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बट ऐसा करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को यदि सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सभी अकाउंटिंग के रूल्स को, प्रिंसिपल को और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यदि आप रूल्स, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग के यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया हमारा, टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सेकंड वन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सेकंड फंक्शन क्या हो गया अकाउंटिंग का, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। वो बेसिकली मेन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, पहली स्टेटमेंट का नाम है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका एक ऑल्टरनेट नाम भी है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, हम इसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बिजनेस को या अकाउंटिंग को, वो क्या है, बैलेंस शीट। क्या आपने वर्ड सुना भी होगा। इसी बैलेंस शीट को एक और ऑल्टरनेट नाम से जानते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, जो हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो है मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि अकाउंटिंग के थ्रू जो भी रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं और हम रूल्स और प्रिंसिपल्स को सभी को फॉलो करके बनाते हैं, वो इसलिए एक एविडेंट माना जाता है, उसको एक्सेप्ट करती है हमारी कोर्ट ऑफ लॉ और उसको एक एविडेंस यानी प्रॉपर एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब भी कोर्ट में आपको उसको रखने का अवसर मिलेगा, यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको बोला जा रहा है कि प्रूफ दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, तो आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस शो कर सकते हैं। वो हमारी उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करता है। दिस इज वाई इट इज नोन एज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या करता है अकाउंटिंग, एक लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। Our fourth function of accounting is to communicating the financial information to different users। ये भी हमने पढ़ा था कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे डिफरेंट यूजर्स तक पहुंचाना भी अकाउंटिंग का एक काम है, ये भी फंक्शन है उसी का। और लास्ट फंक्शन है हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है, किससे, अकाउंटिंग से, जिससे कि वो समय आने पर सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए। तो ये भी एक क्या हो गया अकाउंटिंग का फंक्शन।
ओके, तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या एडवांटेजेस। अब जो भी टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो हम जल्दी जल्दी बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा अकाउंटिंग का, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, यूजर्स को। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू डिफरेंट यूजर्स, कि अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के जो जो डिफरेंट यूजर्स हैं उन तक वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, ये पहला एडवांटेज हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से हम ऐसा इजीली कर पाते हैं। सेकेंडली, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को। ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम किस बारे में, कि अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस ले पाते हैं। कौन, मैनेजमेंट इजीली अपने डिसीजंस ले पाती है। तो सेकेंड एडवांटेज हमारा क्या हो गया था, हेल्पिंग इन द मैनेजमेंट। थर्ड वन, इट रिप्लेसेस द मेमोरी, क्योंकि हम अकाउंटिंग के थ्रू अपने सभी रिकॉर्ड्स को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि भाई कि ये रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रिकॉर्ड कहाँ है, इसको कहाँ से सर्च करें, क्योंकि अकाउंटिंग में सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक उसकी क्या हो गई एडवांटेजेस। इट रिप्लेसेस द मेमोरी, यानी ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट वन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी हमने अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन करी हुई है तो हम डिफरेंट टाइप्स के डाटा को, मान लीजिए पिछले साल हमने कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट किया था और इस साल भी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो हम उनको कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कंपैरिजन करना आसान हो जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। यस और नो, यदि मान लीजिए आपके पास दो सिमिलर टाइप के डाटा हैं तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और मैं दोनों के किसी सब्जेक्ट्स के, सपोज इंग्लिश के मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए, देन वी कैन ओनली कंपेयर देम। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम कंपैरेटिव स्टडी भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ईयर्स के डाटा हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। इवन वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट कंपनीज एज वेल, हम दो डिफरेंट कंपनीज को भी कंपेयर कर सकते हैं यदि उनके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग यूज किया गया है। तो अकाउंटिंग सिस्टमैटिक तरीके से की गई है, यानी कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कंपैरेटिव स्टडी में। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसके अकाउंटिंग के थ्रू जो भी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसे एक एविडेंस की तरह कोर्ट में रखा जा सकता है, यानी एक एविडेंस माना जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ इसको एक एविडेंस मानती है, इसको एक लीगल रिक्वायरमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट ऑल्सो असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यदि हम इंसॉल्वेंट पोजीशन पे आ चुके हैं तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी बिजनेस के बारे में कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं हुआ, अकाउंटिंग के थ्रू। क्योंकि अकाउंटिंग हमें ये बता देती है कि हमारे बिजनेस की वर्थ कितनी है, क्या बिजनेस इतनी लॉसेस में तो नहीं चला गया कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन में ही हम उस बिजनेस को इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, जब वो अपनी सभी लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल ही ना हो। तभी तो हम बोलते हैं ना इंसॉल्वेंट हो गया ये पर्सन, क्योंकि इसकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अपनी लायबिलिटीज को अब ये पे किसी हालत में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तब हम उस पर्सन को या उस कंपनी को या बिजनेस को इंसॉल्वेंट क्लियर कर सकते हैं। तो हमें इंसॉल्वेंट बताना है या हेल्प करनी है कि इंसॉल्वेंट है कि नहीं है, उसमें अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारी अकाउंटिंग की, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, हमें इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। आपको पता है क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें डाटा मिल जाता है और डाटा हमें हेल्प करता है सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, हम अकाउंटिंग के थ्रू ही अपने बिजनेस की सेल भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर सेल करने में फैसिलिटेट कैसे करेगा, हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या असेट्स हैं, हमारे बिजनेस के क्या असेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। इसके थ्रू ही हम पता लगा पाते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअली वर्थ क्या है। मान लीजिए एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर टोटल असेट्स जो हैं, यानी उसकी जो बिजनेस की सारी असेट्स हैं, जो बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, मान लीजिए वो 20 लाख है। असेट्स कितने हैं बिजनेस के, 20 लाख, और वेयर एज उसी बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज भी हैं, उन्होंने कुछ लोगों के पैसे देने भी हैं जिसको हम लायबिलिटीज बोल सकते हैं। मान लीजिए वो 5 लाख है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाए कि भाई 20 लाख के एसेट्स हैं और 5 लाख की उनकी लायबिलिटीज हैं। दैट मींस उस बिजनेस की जो नेट वर्थ है वो 15 लाख है। हमने कैसे पता लगाया, डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज के थ्रू, असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस ले लिया तो हमें पता लग गया कि उस बिजनेस की नेट वर्थ क्या है। अब उस वर्थ के बेसिस पर हमें जब भी बिजनेस को सेल करने की सिचुएशन आ रही है तो हम उसकी वैल्यू उसी समय लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बिजनेस की वर्थ तो 15 लाख है। अब यदि हमें बिजनेस बेचना है और हमें ज्यादा क्राइसिस की पोजीशन नहीं है तो हम 15 से ऊपर में ही बेचेंगे, जिससे कि हमें कुछ लॉसेस ना हो। और यदि क्राइसिस की सिचुएशन में है तो हम 15 से कुछ लेस भी बेच सकते हैं। यानी ये सिचुएशन किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर। बट हमें हेल्प तो मिल रही है ना कि हमें नेट वर्थ पता लग गई है और उस बेसिस पर हम अब पता लगा सकते हैं कि हमें अब बिजनेस को सेल आउट करना है तो हम किस प्राइस पर उसे सेल आउट करें। यानी हमें फैसिलिटेट्स हो रहा है सेल ऑफ बिजनेस में। तो टोटल मिलाकर हमने कितने एडवांटेजेस स्टडी करे, 8। क्या क्या थे वो,
प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकंड वन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना। थर्ड वन, इट रिप्लेसेस द मेमोरी, हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर फोर, इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इससे कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प मिलती है। एविडेंस इन द कोर्ट, इसे कोर्ट में एक एविडेंस की तरह रखा जा सकता है। नंबर सिक्स, इट असिस्ट दी इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, असिस्टेंस मिलती है इसे इंसॉल्वेंसी के केस में, यदि कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो रहा है तो हमें असिस्ट करता है ये। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, इससे सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस को सेल करने की सोच रहे होते हैं तब भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू हेल्प मिलती है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमने बहुत सारे एडवांटेजेस की बात करी, बहुत सारे एडवांटेजेस थे बिजनेस में, अकाउंटिंग के बहुत एडवांटेज थे, बहुत फायदे थे, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि कई बार अकाउंटिंग में कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम, कुछ बातें सोचते हैं हम ऐसा होगा, और कई बार वो अजम्पशंस हमारी रॉन्ग हो जाती हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग में जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं है, जिसके बारे में हम 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए आपने एक असेट, जिसको बोल सकते हैं मशीनरी, आपने कोई बिजनेस के लिए परचेज की थी 50 लाख रुपीज़ में, आज से 2 साल पहले, 2 years बैक यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपी 50 lakhs, और हमारे अकाउंटिंग ने एज्यूम किया कि भैया आपकी जो उस मशीन की वैल्यू है वो ईयर बाय ईयर 10% रिड्यूस हो रही है, यानी आपने 2 years उसको यदि यूज कर लिया तो आफ्टर 2 years उसकी वैल्यू 20 लाख रिड्यूस हो चुकी है, यानी 50 लाख की आपने परचेज की थी, अब उसकी वैल्यू 20 लाख रिड्यूस होकर 30 लाख हो चुकी है। ये आपने एज्यूम किया, अकाउंटिंग में हमने कुछ एजम्पशंस भी ली। अब यदि हम एक्चुअली में ये पता लगाने की सोचेंगे कि बिजनेस की उस मशीनरी की वैल्यू, बिजनेस वैल्यू कितनी है, तो इट माइट बी मोर देन 30 lakhs और कुड बी लेसर देन 30 lakhs, यानी फुल्ली एग्जैक्ट होने का चांस ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फुल्ली एग्जैक्ट होगी, कई बार ये एग्जैक्ट नहीं भी होती। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक्यूरेसी फेल हो सकती है। तो ये किसकी ड्रॉबैक हो गई अकाउंटिंग की। सेकेंड ड्रॉबैक और सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी हमने पहले ही बात की थी, आपको याद होगा कि अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकती हैं, यानी उन सभी ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं ऑल टुगेदर, जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। कई बार हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, जनरल मैनेजर जो होता है, या सीईओ होता है जो हमारा, या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होते हैं, वो इतने क्वालिटी के होते हैं, वो अपने आप बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट हम अकाउंटिंग में उस तरह की एबिलिटीज को, उस क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। हमारी बिजनेस की गुडविल क्या बाहर चल रही है उसको पता नहीं लगता, क्या हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है उससे हम पता नहीं लगा सकते अकाउंटिंग का, यानी अकाउंटिंग में इस तरह के फैक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। अकाउंटिंग केवल क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है, हमने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, हमने इतने की सेल करी, इतने की परचेज करी, इस टाइप की ही चीज़ों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अकाउंटिंग जितने भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको सीधा सीधा इग्नोर कर देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में। थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इट इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब ये प्राइस लेवल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने आज से 5 years बैक कुछ परचेज किया था, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उस समय पर मान लीजिए गोल्ड परचेज किया, जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस काफ़ी हाइक हो रखे हैं, बट आज से 15 years बैक वो प्राइस क्या थे, कितनी वैल्यू बढ़ गई आज की डेट में उसकी। आप देख रहे हैं प्राइस लेवल का मतलब मनी पावर की बात हो रही है, यानी आज से 10 साल पहले 10 रुपए में जो चीज आती थी आज वो 10 रुपए में क्या आ पाएगी? 10 रुपीज तो वही, 10 रुपीज के 10 रुपीज तो वही है, बट क्या उसकी परचेजिंग पावर, उस 10 रुपीज की जो परचेजिंग पावर है उसमें कुछ चेंज नहीं आया? आया चेंज। हम इस तरह के प्राइस, इसको हम बोलते हैं प्राइस लेवल चेंजेस। इस प्राइस लेवल के चेंजेस को हम अकाउंटिंग में सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं। यानी मान लीजिए आज से 15 years पहले भी आपने कोई एसेट खरीदा था, यदि 50 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, आज हम उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज वो चीज़ 10 लाख की नहीं रही, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यानी प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यानी पहले कम पैसे लेके हम ज़्यादा सामान लेके आ सकते थे, आज हम ज़्यादा पैसे भी लेके जाते हैं, ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, उसके बावजूद भी हम उतनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। और अकाउंटिंग इस इफेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, वो नहीं सोचता कि भाई आज की मनी वैल्यू कितनी थी और पहले कितनी थी उसकी मनी वैल्यू। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 4, इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर है कि हम सामने से कई चीज़ें छुपा जाते हैं, कंसील कर जाते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छुपा के फेवरेबल पोजीशन दिखाना। जैसे आप देखते हैं कई बार आपके घरों में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और उन चीज़ों को बिल्कुल हटा देते हैं वहाँ से जो
सही इंप्रेशन नहीं देती अपने गेस्ट के सामने। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग, इसी को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है, कई बार हम सामने से यूजर्स को अपने बिजनेस की पोजीशन अच्छा दिखाने के लिए कई चीजों को कवर अप कर जाते हैं, दिखाते नहीं है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ डूइंग थिंग्स इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है किसका, अकाउंटिंग का। ओके, तो हम आज के अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमने प्रोसेस पढ़ लिया है, बट क्योंकि हमने उसको प्रोसेस के नाम से नहीं पढ़ा था, तो एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, आपको याद होगा मैंने सबसे पहले आपके सामने जो फंक्शन डिस्कस किए थे, वहां पर भी आपके साथ ये डिस्कस किया था। तो फंक्शंस में क्या डिस्कस किया था हमने, कि सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले काम क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो मनी में मेजर हो सकते हैं और उनको मनी में मेजर भी कर लेना। जब हमने मनी में मेजरमेंट कर लिया, आवर सेकेंड स्टेप इज टू रिकॉर्ड देम। सेकेंड स्टेप में हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको हम क्या बोलते थे, जर्नल। यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जर्नल बनाते हैं, और हमारे पास बहुत टाइप के जर्नल हैं। हमारे पास टोटल मिलाकर 8 टाइप्स ऑफ जर्नल वी हैव। क्या नाम है उनके, ये हम वन बाय वन हम इसको आगे फर्दर स्टडीज में कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या है वो जर्नल, कैश बुक एक जर्नल है, परचेज बुक एक जर्नल है, सेल्स बुक एक जर्नल है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। दीज आर 8 टाइप्स ऑफ जर्नल वी हैव। तो हम रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्नल। और जर्नल बनाने के लिए हम डिफरेंट बुक्स को यूज करते हैं। जो डिफरेंट बुक्स क्या क्या है हमारे पास, ये 8 टाइप्स ऑफ बुक्स वी हैव। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और एक रिकॉर्डिंग इसी स्टेप में आता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाइंग, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और ऐसा करने के लिए हम उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, अब उनको पोस्ट कर देते हैं। कहां पर, लेजर्स में। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू द लेजर, यानी ट्रांजैक्शंस को बुक्स से उठा के लेजर में दिखाना, लेजर में रिकॉर्ड कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ये हमारा थर्ड स्टेप था। तो थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। जैसे ही हमने क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप में आती है समराइजिंग स्टेप। समराइजिंग के थ्रू हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट्स, जिससे कि उसे उन इंफॉर्मेशन को जो हमने क्लासिफाई किया था उन्हें बहुत ईजी मैनर में कोई भी एक पर्सन जिसको नॉलेज नहीं भी है अकाउंटिंग की, वो उसे समझ पाए। तो समराइजिंग करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। वो स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, वो स्टेटमेंट्स है, पहली ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये बेसिकली इतनी स्टेटमेंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो हमें समराइजिंग में हेल्प करती है। इन तीनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से एक ऐसा पर्सन भी जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं भी है, वो भी बिजनेस की उन रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो समराइजिंग स्टेप हो गया हमारा। अभी तक हमने कितने स्टेप डिस्कस कर लिए हैं, हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड स्टेप था रिकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप है हमारा क्लासिफिकेशन, और फोर्थ स्टेप पे आ गए थे हम, फिर उसके बाद समराइजिंग, और अब फिफ्थ स्टेप पे आ गए हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी इस स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमें समराइजिंग करा था हमने, अब समराइजिंग के थ्रू हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स आ गई। अब उन स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कुछ एनालिसिस करते हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनालिसिस है क्या। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आप उसको समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है ए नाम की और दूसरी कंपनी है बी नाम की। एक कंपनी का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी, और मैं आपको दोनों के अब सेल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मान लीजिए कंपनी ए है, उसकी सेल है 5 लाख, वेयर एज जो कंपनी बी है उसकी सेल है 6 लाख। अब यदि ये दो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की मैंने, अब इस बेसिस पर आपको जजमेंट करनी है कि भाई बेटर कंपनी कौन सी है, तो आप सर्टेनली सेलेक्ट करेंगे बी कंपनी को, क्योंकि वहां पर सेल ज्यादा है। यस और नो? तो एनालिसिस हमने क्या कर लिया कि भाई जिस कंपनी की सेल ज्यादा है वो बेटर है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइडेड थी। ओके, ये तो एक नॉर्मल सी एनालिसिस हुई। बट यदि मैं इसके साथ एक चीज और क्लब कर देता हूं, मान लीजिए एक कंपनी जिसकी ए जो कंपनी थी उसकी सेल जिसकी 5 लाख थी, उसका जो प्रॉफिट था वो था 2 लाख रुपीस। कितना था प्रॉफिट? 2 लाख। जबकि जो दूसरी कंपनी है जिसकी सेल है कितनी? 6 लाख, उसका प्रॉफिट भी है अब 2 लाख। अब दोनों के प्रॉफिट 2 लाख है। अब आपको जज करना है कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो आप अब कैसे जज कर पाएंगे? क्योंकि आपको दिख रहा है एक कंपनी ऐसी है जो 2 लाख रुपीस अर्न करती है बाय सेलिंग गुड्स ऑफ 2 लाख।
5 लाख के गुड्स बेच के 2 लाख अर्न करती है। यदि हम इसको एक रेशो में कैलकुलेट कर लें तो रेशो कैसे निकलेगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 मीन्स 40%, यानी जितना भी कंपनी ए सेल करती है उसका 40% वो अर्न कर लेती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जिस कंपनी का नाम क्या है, बी। उसकी सेल कितनी थी, 6 लाख, उसका प्रॉफिट कितना था, सपोज 2 लाख। तो 2 लाख को डिवाइड करा हमने 6 लाख से और इनटू कर दिया 100 से, तो इट वुड कम कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से तो लेस ही आएगा 40% से। ये कितना आ जाएगा, 33.33%। यानी आपको दिख रहा है कि यदि हमने ये प्रॉफिट वाला परसेंटेज नहीं निकाला होता तो हम इजीली एनालिसिस नहीं कर पाते। तो जो ये हमने प्रोसेस पूरा लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस। और इसी बेसिस पर हमने अपना रिजल्ट इंटरप्रेट कर दिया कि भैया कंपनी ए इज बेटर, कंपनी ए बेटर है। अब यदि आपको इन दोनों कंपनी में से चॉइस करनी थी और किसी एक कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो यू वुड सर्टेनली ऑप्ट फॉर कंपनी ए, आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है, समराइजिंग के बाद एनालिसिस करनी होती है अपने डाटा की और इंटरप्रेट करना होता है। ओके, तो ये हमारा 5th स्टेप था और हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू डिफरेंट यूजर। अब जो भी आपने एनालिसिस करा, जो भी आपने इंटरप्रेट करा या जो भी समराइजिंग करी, अब उस इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक पहुंचा देना। अब यूजर्स कौन, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो किसी ना किसी वजह से बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना हुआ है और उसी इंटरेस्ट के बेसिस पर वो बिजनेस में पैसे लगाने वाले हैं या हटाने वाले हैं, तो उन तक वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप जो होता है वो यही होता है कि जितना भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था अब उसे कम्युनिकेट कर देना डिफरेंट यूजर्स तक। ओके, तो आज के इस पूरे सेशंस में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। सेकेंडली हमने डिस्कस किया क्या एट्रीब्यूट्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की। थर्डली हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया। यानी आज के इस क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं होप कर रहा हूँ आप इसको घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना घर पर, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन में जब दोबारा मिलें तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आए होंगे ये टॉपिक्स। तो घर में बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।